अगर ये तीन रेखाएं संगामी है, संगामी मतलब एक ही बिंदु से गुजरती है, तो ए का मान बताइए। ये तीनों रेखाएं अगर एक ही बिंदु से गुजरती है, तो अगर तीनों बिंदु संगामी है, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्करेंट, एक ही बिंदु से गुजरने वाली, तो ए का मान बताइए। ए का मान बताइए। ये एक, L1 L2 L3 तीनों एक ही बिंदु से गुजरती है, तो बताइए ए का मान कितना होगा। तो इसका मतलब तीनों के प्रतिच्छेद बिंदु, तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु एक ही होगा, है ना, एक ही बिंदु पे काट रही है तीनों। तो अगर हम सॉल्व करें तो पहली वाली से ले, इससे आपको दो लाइनें मिल जाएंगी ऊपर वाले से। देखो इसमें दो लाइनें, अगर गुणनखंड करोगे तो दोनों लाइनें अलग अलग हो जाएगी इससे। एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहां से आप एक्स कॉमन ले लो, y माइनस 1, फिर माइनस कॉमन ले लो, y माइनस 1 बराबर 0, y माइनस 1 फिर x माइनस 1 बराबर 0। इससे आपको दो समीकरण मिल गए, एक आ गया x माइनस 1 बराबर 0, एक आ गया y माइनस 1 बराबर 0। ये दो लाइनें आ गई, x बराबर 1 और y बराबर 1। अब दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कितने आएंगे, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा x बराबर 1 y बराबर 1। तो दोनों एक एक पर काटेंगे, यही एक एक जो है ये तीसरे बिंदु पे भी आधारित होगा, है ना। बिल्कुल आंचल, जल्दी करेंगे अब। ax प्लस 2y माइनस 3, ax प्लस 2y माइनस 3। a का मान 1, y का मान 1। ये वैसे 2D का सवाल आ गया मेरे ख्याल से ना, ये 2D का सवाल आ गया, क्योंकि वरना तो हम 3D होता तो हम रेखा बोलते ही नहीं, 3D होते तो हम रेखा बोलते ही नहीं। 3D में तो ये प्लेन होता है, x बराबर 1 जो है वो प्लेन है, तो ये 3D का है, वो 2D का सवाल आ गया। और वैसे भी अगर ये 3D का होता तो ये खुद भी रेखा युग्म नहीं बोलता बल्कि समतल बोलता। तो ये सवाल जो है 2D का सवाल आ गया। और वैसे सिंपल है क्वेश्चन तो, कि भाई तीनों लाइनें एक ही बिंदु से जाते हैं, संगामी है मतलब एक बिंदु से जाती है, तो दो का प्रतिच्छेद निकाल कर तीसरे में रख दो, संतुष्ट करवा दो, क्योंकि तीनों एक ही जगह से जाती है, तो उससे ए का मान आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल, इनके बीच का कोण निकालिए, इन दो समतलों के बीच का कोण कितना होगा। 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 13, x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 9। तो बीच का कोण ज्ञात करिए। तो दोनों समतल है, दोनों के अभिलंब निकाल लो n1 n2, दोनों के अभिलंब निकाल लो n1 n2। पहले का अभिलंब क्या हो जाएगा, पहले का अभिलंब 2 माइनस 1 1, दो दूसरे का अभिलंब i प्लस 2 के, i प्लस j प्लस 2 के, ये n1 n2 आ गया।
2 माइनस 1 2, 4 5 6 फैक्टोरियल 6, 4 माइनस 3 3 3/6, 1/2, कॉस का मान 1/2 60 डिग्री पर, π/3, π/3। अच्छा, जब भी सवाल करो तो दो चीजें ध्यान रखना, प्रैक्टिस क्लास में आप दो चीजें ध्यान रखो कि एक तो हमेशा एक सिंगल पेज पे ही सारी क्लास को कंप्लीट करो, सिंगल पेज पे, ताकि आपको आदत पड़े कम से कम लिखने की। तो एक जो लोग भी प्रैक्टिस क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस क्लास में एक आदत बनाओ कि सिंगल पेज रखो, सिंगल पेज। हाफ पेज रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ही पेज आपको लेना है, एक पेज से एक्स्ट्रा नहीं लेना। पूरी क्लास आपकी एक पेज के ऊपर ऊपर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बार बार गौर करते रहो कि कौन सी चीजें हटाई जा सकती है, कौन सी चीज रिमूवेबल है, या कोई चीज रिमूवेबल नहीं है तो उसको कम कैसे कर सकते हैं, उसका छोटा कैसे कर सकते हैं, उसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, उसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। लगातार इन चीजों पे नजर रखिए, क्योंकि ये सारी बातें जो है ना, ये आपके टाइम से जुड़ी हुई है, और टाइम ही स्पीड है, तो ये आपके स्पीड से जुड़ी हुई है। जितना आप कम जगह खाएंगे उतना आपका टाइम बचेगा, जितना टाइम बचेगा उतनी स्पीड तेज बढ़ेगी, ठीक है। जितनी चीजों को आप रिमूव कर सकते हो उतनी चीजों को रिमूव करो। तो प्रैक्टिस क्लास के दौरान आप सिर्फ एक पेज पे ही प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि अगर आप बहुत सारे पेज लेके प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस क्लास का अर्थ जो है ना वो चला जाएगा। हाँ, आप थ्योरी क्लास पढ़ रहे हैं, वहां पे आप पूरा रजिस्टर रखिए, पूरा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, वहां आप समझ रहे हैं, वहां आप आराम से डिटेल से लिखना भी चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका अलग मकसद होता है। प्रैक्टिस क्लास का मकसद होता है आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप एग्जाम के हिसाब से तैयार होना चाहते हैं। अब आप एग्जाम के हिसाब से तैयार होना चाहते हैं तो एग्जाम में तो कौन आपको रजिस्टर देगा, नहीं देगा ना, तो वो कागज देगा, एक पेज देगा लास्ट का, या 2 पेज देगा, तो वो जितनी भी आपको जगह देगा उसको आपको पूरे पेपर के लिए इस्तेमाल करना है। तो कैसे एक कागज को बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए, अब कागज भरेगा तो आपको दिमाग में आएगा कि मैं कहाँ लिखूं, कहाँ जगह छोड़ूं, कहाँ नहीं लिखूं, ये आदत आपकी डलेगी। थोड़ी परेशानी जरूर होगी शुरुआत में, बहुत परेशान होंगे, 2-3 पेज तक तो पेज खाली होगा, लेकिन जैसे 2-3 सवाल निकल जाएंगे आपका पेज लगभग भरने लगेगा। तो जब आपका पेज भरने लगेगा तो आपसे गलतियां भी होनी शुरू होगी, क्योंकि फिर आप कोई बीच में लिखोगे, कोई इधर लिखोगे, कुछ उधर लिखोगे, आई सदी n1 वहां लिख रहे हो, n2 यहाँ लिख रहे हो, डॉट गुणा वहां कर रहे हो, cos थीटा यहाँ लिख रहे हो, क्योंकि जगह नहीं बचेगी। तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीजों को आप कैसे कनेक्ट रख पाते हो, अलग अलग जगह करने, क्योंकि जगह जहां बचेगी वहीं तो करोगे। मान लो जगह वहां बची है तो थोड़ा सा सवाल वहां सॉल्व किया, थोड़ा उस कोने में सॉल्व किया, थोड़ा इस कोने में सॉल्व किया। अब आपको याद रखना है कि कौन सा सवाल कहाँ कहाँ चल रहा है। नॉर्मली ये गलती भी पेपर में बहुत होती है, क्योंकि जगह नहीं बचती, जगह नहीं बचती तो हम सवाल को 3-4 जगह निकालते हैं, थोड़ा वहां निकाल दिया, थोड़ा वहां निकाल दिया, थोड़ा वहां निकाल दिया। तो आपके दिमाग में एक कनेक्शन भी होना चाहिए कि पहले कहाँ की है, फिर कहाँ की है, फिर कहाँ की है, इसकी आदत डलना भी जरूरी है। इसलिए एक छोटा कागज लिखो, छोटा कागज रहेगा, बार बार नोटिस भी करो कि भी मैं इसको कैसे कम कर सकता हूँ, है ना, कि मैं कैसे इसको कम कर सकता हूँ। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल ये आई जे की है, आई जे से एक बेहतर एग्जाम्पल ये होता है कि आप आई जे के यूज ना करके आप इनका यूज करिए। वेक्टर के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। एक बार अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। तो ये कैप लगाना, आई लिखना, जे लिखना, इसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, बहुत सारा आपका टाइम बचेगा। अच्छी आदतें लगने में टाइम लगता है, लेकिन लगने के बाद बहुत फायदा होता है। तो जैसे आई जे के लिखते हैं तो आई जे के में टाइम लगता है, आई लिखा, कैप लिखा, जे लिखा, कैप लिखा, के लिखा, कैप लिखा, तो ये कैप 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 टाइम खा जाते हैं। तो बेटर है कि वेक्टर्स को आप ऐसे लिखिए, ये बेस्ट तरीका है वेक्टर्स को लिखने का, कि लाइनें बनाई, वेक्टर लिख दिया। तो इसमें आपको ना आई लिखना पड़ा, ना जे लिखना पड़ा, ना के लिखना पड़ा। तो इसकी आदत डालोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ चीजें कैलकुलेशन दिमाग में करो, लेकिन दिमाग में भी कैलकुलेशन जो लोग कर रहे हैं, पहले अपने आप को जांचिएगा कि क्या गलतियां हो रही है, तो फिर दिमाग में कैलकुलेशन करना कम कर दीजिए। क्योंकि गलतियों से तो बड़ा कुछ नहीं है ना, गलतियों से बड़ा तो कोई फायदा है ही नहीं, नुकसान है ही नहीं। तो गलतियां हो रही है, फिर आप क्या टाइम बचाओगे। आपने मान लीजिए 30 सेकंड बचाए, सवाल गलत हो गया, कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, नुकसान ही नुकसान है। तो बचाने की कोशिश, है ना, नुकसान खा के बचाना नहीं है, बचाना है फायदा लेके। तो सवाल सही होता है तो कैलकुलेशन दिमाग में करिए, अगर आपसे सवाल गलत हो रहा है, कैलकुलेशन गलत हो रही है, तो दिमाग से थोड़ा सा परहेज करिए और कागज पे करिए, ठीक है। कुल मिला के गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि गलतियों से ऊपर कुछ नहीं है। अगला सवाल, दो रेखाएं हैं, दिन की दिक्कोजें L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है, बीच का कोण थीटा है, cos थीटा का मान निम्न में से कौन सा होगा।
हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये ज्यादा अच्छा चीज है। मतलब पेज रखो, एक खाली एक पेज लो और एक पेज पे ही सारा कैलकुलेशन करो, आपको जगह का सही इस्तेमाल करना आ जाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो एक्चुअल में सी भी सही है और डी भी सही है। सी और डी दोनों सही है। कैसे सही है? सी और डी, सी भी इसका सही आंसर है और डी भी इसका सही आंसर है, दोनों आंसर ही सही है। कारण है कि इसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिक् हो जाए। अगर हम क्वेश्चन की जो भाषा लिखे दिक् हो जाए, अगर उस पर यकीन करें, दिक् हो जाए, क्वेश्चन ने खुद कहा, हमने नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा दिक् हो जाए, भैया कहता ही दिक् अनुपात कह देता, बात खत्म। अब दिक् हो जाए कही है तो फिर दिक् हो जाओ का रिलेशन भी काम करेगा, और दिक् हो जाओ का रिलेशन होता है L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर बराबर 1, L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। L1 M1 N1 का स्क्वायर बराबर 1, L2 M2 N2 का स्क्वायर बराबर 1। तो इस वजह से नीचे वाला 1 हो जाएगा, नीचे वाला 1 हो जाएगा, तो ये डी भी आंसर आएगा। तो इस वजह से सी और डी दोनों सही आंसर है। सी भी आंसर सही है, डी भी आंसर सही है। अगर दिक् हो जाए नहीं दी होती तो फिर सिर्फ सी सही होता, क्योंकि फिर तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन अब बंदे ने कह दिया दिक् हो जाए, दिक् अनुपात कहना चाहिए था, दिक् हो जाए कह बैठा, तो इस वजह से सी और डी दोनों आंसर बन गए। तो गणित में इतनी छोटी छोटी गलतियां भी आगे जाके सवाल को गलत कर देती है। ठीक, बिंदु 2, 3, 1 से तथा -4, 5, 3 से गुजरने वाले तथा एक्स एक्स के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्स एक्स के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा? एक समतल जो एक्स एक्स के समांतर है और इन दो बिंदुओं से जाता है। तो हम जुगाड़ से भी करेंगे, मैन तरीके से भी करेंगे। तो ये सवाल बहुत अच्छा है, करने लायक है। तो सवाल में है क्या? आपका जो समतल है वो एक्स एक्स के समांतर है, एक्स एक्स और आपका समतल एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, एक चीज, समतल जो है वो दो बिंदुओं से जाता है, वो है 2, 3, 1, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट -4, 5, 3। दो, 3, 1 -4, 5, 3। अब यहाँ पे आप संतुष्ट करा के देख सकते हैं, एक तो जुगाड़ हो सकता है हमारा, कौन है जो इनको संतुष्ट करता है। जुगाड़ करें तो ऑप्शन ए को ट्राई करें, क्या ऑप्शन ए संतुष्ट हो रहा है इनसे? 2, 3, 2, 3, 1 नहीं हो रहा, ऑप्शन ए संतुष्ट नहीं हो रहा। ऑप्शन बी संतुष्ट हो रहा है क्या? 6 और 4, 6 में से 4 गए -2, नहीं हो रहा। y प्लस जेड 3, 4, 7, 7 ये हो गया, 5, 12, 12 और 5 ये नहीं हो रहा। 3 और 1 7 पहले से तो हो गया, दूसरे से नहीं हो रहा। 5, 12 नहीं हो रहा। वाई जेड 5, 3, 0 हो गया, 3, 1 ये हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा जुगाड़ वाला तरीका। अब अगर हम इसी सवाल को मैन तरीके से करें तो क्या होगा? मैन तरीके से तो हम समतल का समीकरण मान लेंगे। माना समतल का समीकरण, मैन मेथड से कर रहा हूं। माना समतल का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। पहले बिंदु से गुजार दो, 2, 3, 1 से गुजरता है ना, तो x का मान 2, y का मान 3, z का मान 1, ये हो गया। बाकी -4, 5, 3 से भी गुजरता है, तो -4a प्लस 5b
प्लस 3c प्लस डी बराबर 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि ये लंबवत भी है, ये लंबवत भी है। वैसे हम एक चीज कर सकते थे यार, अभिलंब डायरेक्ट निकल सकता था, अभिलंब डायरेक्ट निकल सकता था। चलो कोई ना, पहले इस तरीके को आगे बढ़ाते हैं। ये आपका अभिलंब है, अभिलंब एक्स एक्स के लंबवत है, और एक्स एक्स का वेक्टर क्या होगा, एक्स एक्स का वेक्टर क्या होगा, आई वेक्टर। तो एन डॉट बी बराबर 0 होगा। तो एक आपको इससे शर्त मिल जाएगी, एन डॉट बी बराबर 0, जिससे ये हो गया अभिलंब हुआ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के प्लस और डॉट आई बराबर 0। तो ए आ गया, ए बराबर 0, ए का मान 0 मिल गया। ए का मान 0 रखने से हमारी दो समीकरण ये आ गई, 3b प्लस सी प्लस डी बराबर 0, और ये आ गया 5b प्लस 3c प्लस डी बराबर 0। दोनों समीकरण को घटा लो, घटाने पर ये आ गया 3b में से 5b गया, माइनस का 2b, ये आ गया माइनस का 2c, ये डी कट गया बराबर 0, माइनस का 2b बराबर 2c, दो से 2 काट दो, माइनस को उधर भेज दो, ये यहां रख लो। तो b का और c का अनुपात आ गया। देखो ए बी सी दिक अनुपात है ना, ए बी सी दिक अनुपात है, ए का b का मान नहीं चाहिए, उनके अनुपात चाहिए। ए बी सी कौन है, ए बी सी कौन है, दिक अनुपात ही तो है, अभिलंब के दिक अनुपात, तो ये दिक अनुपात है, तो इनका अनुपात चाहिए। तो बी सी आ गया, तो बी का अनुपात आ गया 1, सी का अनुपात आ गया -1, और ए का अनुपात, ए तो 0 आ ही चुका, तो वो 0 हो गया। अब हमें इनकी सहायता से डी का मान निकाल लेना है। तो डी का मान कोई भी समीकरण में रख के डी का मान निकाल लो। ए का मान 0, बी का मान, बी का अनुपात जो कि 3 है, सी का -1, डी निकाल लें, तो डी बराबर आ जाएगा -2। ये सारे मान रखने पर हमारा समतल का समीकरण हो जाएगा 0x y - z - 2 बराबर 0। अब मैं ये कह रहा था कि इसको एक तरीका और हो सकता था करने का, एक मेन तरीका और हो सकता है कि हम भूल गए कि दो चीजों के लंबवत है। जब दो चीजों के लंबवत है तो आराम से आपका अभिलंब आ जाएगा, अभिलंब हंसते हंसते आ जाएगा। कैसे, ये देखो इसके लंबवत भी है, ये इसके इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के भी तो लंबवत है। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये ए बी के लंबवत भी तो है ना, ए बी के लंबवत भी तो है। तो हम एन को ऐसे निकाल सकते थे, एन वेक्टर समांतर हो जाता ए बी क्रॉस बी वेक्टर। तो एन आपका डायरेक्ट भी निकल सकता था, क्योंकि आपका एन जो है वो ए बी के भी लंबवत है और आई के भी लंबवत है, तो दोनों के लंबवत है, तो आप उससे भी दोनों की क्रॉस गुणा करके भी तो एन को निकाल सकते थे। और एक बार एन निकल जाता तो आपके एबीसी के मान निकल जाते, एबीसी का मान निकल जाता, फिर किसी भी बिंदु, अच्छा एन निकल गया, उसके बाद तो ये सूत्र लगा सकते हैं, आर माइनस ए डॉट एन बराबर 0, और इससे आपको अपने समतल का समीकरण मिल जाता है। ए का मान 0 कैसे है, डॉट गुणा किए ना, डॉट गुणा किए, आई के साथ डॉट गुणा करेंगे तो ए डॉट आई, ए आ गया, बाकी जे है नहीं तो 0 हो गया, सी वाला 0 हो गया, ए बराबर 0 आ गया। पूरा लिख के दूं क्या इसको, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट आई प्लस 0 जे प्लस 0 के बराबर 0। तो आई से आई गुणा होगा तो ए इंटू 1, जे से जे गुणा होगा, के से के गुणा होगा 0,
ए इंटू ए 1 हो गया, बी इंटू 0 0 हो गया, सी इंटू 0 0 हो गया बराबर 0, जिससे ए बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसे निकाल सकते हैं। तो 3 तरीके हो गए, जुगाड़ वाला, मैन तरीका, और मैन तरीके में भी एक और मैन तरीका। अगला सवाल, अब इस बार सदिश रूप में पूछा गया, अगर एक रेखा का समीकरण ये है, समतल का समीकरण ये है, रेखा P पर मिलती है, तो बताओ P का स्थिति सदिश क्या होगा। P का सदिश बताओ, यानी इस बार आपको आंसर कार्य रूप में नहीं बताना, सारे आंसर सदिश रूप में बताने। अगर ये रेखा इस समतल को बिंदु P पे मिलती है, तो P का स्थिति सदिश इनमें से क्या होगा। कमाल है, P का सदिश क्या होगा। कमाल का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। सदिशों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इस बार सारे आंसर समीकरण भी सदिशों में दिए गए हैं और आंसर भी सदिशों में दिए गए, तो सदिशों की भाषा में आंसर देना होगा। ये आपका समतल है, समीकरण दिया है r डॉट n बराबर 0, यानी समतल का अभिलंब n है, ये हमें पता है। एक रेखा है जो समतल को काट रही है, क्वेश्चन यही है कि वो रेखा समतल को कहां काट रही है। ये जिस बिंदु पे काट रही है उसका निर्देशांक बताइए। रेखा का समीकरण है r बराबर a प्लस लैम्डा बी। अब हम लगाएंगे इसमें कमाल का दिमाग, शानदार दिमाग। देखो, इसी चीज को कार्तीय में तो हम कर चुके, कार्तीय में करना होता तो अभी हम कर लेते, इसे कार्तीय में बदलते, इसे कार्तीय में बदलते, बाद में सॉल्व कर लेते। लेकिन पूछने वाले का दिमाग ये था कि कार्तीय तो पता है, इनसे सदिश पूछते हैं कि सदिशों की भाषा में आपको समझ में आता है या नहीं आता। तो सदिशों की भाषा में तो हम क्या करेंगे, देखो हमें यह पता है कि रेखा के हर बिंदु का कोई ना कोई लैम्डा होता है, रेखा के हर बिंदु का कोई ना कोई लैम्डा होता है, याद करो, रेखा के हर बिंदु का कोई ना कोई लैम्डा होता है। किसी का लैम्डा 1, किसी का 2, किसी का 1/2, किसी का 1.5, किसी का -0.5, हर बिंदु का कोई ना कोई लैम्डा होता है नहीं होता। जी हाँ, होता है। याद करो, जब आप समीकरण को बराबर लैम्डा रखते थे और हम लैम्डा सबको गुणा करके एक्स वाई जेड के निर्देशांक बनाते थे और हम कहते थे कि हर लाइन के हर बिंदु के लिए कोई ना कोई लैम्डा जरूर है, लाइन के हर बिंदु के लिए कोई ना कोई लैम्डा जरूर है, जिससे वो बिंदु बन जाएगा। तो यहाँ पे भी लैम्डा जरूर आओगा, फिलहाल नहीं पता, मान लिया इस बिंदु के लिए जो लैम्डा है वो लैम्डा 1 है, क्योंकि ये बिंदु भी तो लाइन पर है, तो इसके लिए लैम्डा का मान लैम्डा 1 है। तो इसका सदिश यहाँ पे मान रख दो, इसका सदिश बन गया आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा 1 और बी वेक्टर, ये बन गया इसका सदिश। क्योंकि इस लाइन पे होगा ना, आप लैम्डा का मान रखते जाइए, इसके सारे बिंदुओं के निर्देशांक आते जाएंगे, मतलब इनके सदिश आते जाएंगे, सारे बिंदुओं के निर्देशांक आते जाएंगे। ये लैम्डा, इस हर किसी का लैम्डा है तो इसका भी कोई ना कोई लैम्डा होगा, मान लिया लैम्डा 1 है, जैसे पहले मानते थे बराबर लैम्डा रखते थे, तो अब इसका नाम रख दिया लैम्डा 1। लैम्डा 1 इस लाइन के ऊपर है, तो आर बराबर हो गया ए प्लस लैम्डा 1 बी। अब ये बिंदु समतल पे भी है, तो ये समतल को भी संतुष्ट करेगा, ये समतल को भी संतुष्ट करेगा, समतल को संतुष्ट करवा दो, आर की जगह ये मान रख दो, ए प्लस लैम्डा 1 बी डॉट एन बराबर 0, ए डॉट एन प्लस लैम्डा 1 बी डॉट एन बराबर 0, इसको इधर भेज दो, लैम्डा बी डॉट एन बराबर माइनस ए डॉट एन लैम्डा ए डॉट एन बटा बी डॉट एन, ये लैम्डा 1 का मान आ गया, लैम्डा 1 का मान वापस रख दो, आर बराबर ए माइनस लैम्डा 1 का मान ए डॉट एन बटा बी डॉट एन इंटू बी, ये आंसर आ गया।
ए माइनस ए डॉट एन बटा बी डॉट एन इंटू बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि आर क्यों निकाला है, हमें तो निर्देशांक पूछा था ना, तो निर्देशांक और आर में क्या फर्क होता है? जिसे आप कार्तीय रूप में निर्देशांक कहते हैं उसी सदिश रूप में आर कहते हैं, जिसे कार्तीय रूप में निर्देशांक कहते हैं किसी बिंदु का उसी को सदिश रूप में आर कहते हैं, है ना। जैसे आप एक्स वाई जेड कहते हैं उसे सदिश रूप में क्या कहते हैं? आर। आर बिंदु का निर्देशांकित होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग ये था कि क्यों नहीं इसे वेक्टर में पूछा जाए। कार्तीय में तो सब जानते हैं, वेक्टर में कैसे पूछा जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। हाँ, ये तो कार्तीय रूप में बदल के कर लो, फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा। कार्तीय रूप में बदल के करना चाहते हो कार्तीय में बदल के कर लो, लेकिन कार्तीय से फिर बड़ा हो जाएगा, फिर आपको ऑप्शंस को भी कार्तीय में लिखना पड़ेगा, फिर आपको ऑप्शन भी कार्तीय रूप में लिखने पड़ेंगे, जो कि अपने आप में बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं बैठेगा, फिर वो लंबा चला जाएगा। अगला सवाल, अगर ये समतलीय हैं, अगर ये दो रेखाएं समतलीय हैं तो लैम्डा किसके बराबर होगा? हाँ, आर समतल का जो हर बिंदु होता है ना उसके निर्देशांक को आप एक्स वाई जेड कहते हैं, वेक्टर में उसे आर कहते हैं। ये समतलीय मतलब ये दोनों लाइनें एक समतल पे आई है। याद करो समतलीय होने की क्या शर्त होती है? समतलीय होने की या कोप्लेनर होने की क्या शर्त होती है? अगर दो लाइनें एक ही प्लेन के ऊपर है तो उसकी क्या शर्त होती है? कोप्लेनर है मतलब दोनों एक समतल पे, एक समतल पे या तो समांतर है, एक समतल पर है। समतलीय है इसका मतलब दो अर्थ है, या तो समांतर है, समांतर होगी तो समतलीय होंगी, या फिर काटती होंगी, प्रतिच्छेद करती होंगी। प्रतिच्छेद करती होंगी तो एक समतल पे हो सकती है। वैसे दो ही कारण होते हैं जिससे एक रेखा एक समतल पे हो सकती है, या तो वो समांतर हो तो वो एक समतल पे आ जाएगी, अगर रेखाएं समांतर हुई तो एक समतल पे आ जाएगी, या फिर दोनों रेखाएं क्या हो, काटती हो, काटती होंगी तो दोनों एक ही समतल पे आ जाएगी। अगर नहीं काटती होंगी तो फिर एक समतल पे नहीं आ सकती। इस बात को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि दो रेखाएं अगर काटती है एक समतल पे, दो रेखाएं हैं, ये एक समतल पे कब आएगी? या तो समांतर हो जाए, समांतर हो जाए तो आप एक समतल पे दोनों को कवर कर सकते हो। देखो आ गई, एक ही समतल पे कवर हो गया, एक समतल पे दोनों आ गई। समांतर हुई तो एक समतल पे आ जाएगी, या फिर दोनों एक दूसरे को काटती हो, काटती होंगी तो एक समतल पे आ जाएंगी। लेकिन अगर काटती भी नहीं है, समांतर भी नहीं है, अब एक समतल पे लाके दिखाओ, ये रही, ना तो ये काट रही है ना ये समांतर है, अब एक समतल पे लाओ, अब एक समतल पे ये लोग नहीं हो सकते। ठीक है, तो समांतर तो ये नहीं है, कैसे पता चला? ये देखो, समांतर वाला तो हटा दो, समांतर तो ये लोग नहीं है। कैसे? कि जो आपका अगर समांतर होती तो a1 बटा a2 बराबर होता b1 बटा b2 बराबर होता c1 बटा c2, ये होते बराबर, जो कि ये नहीं आ रहा है। ये देखो, ये आ रहा है 4/3 और ये आ रहा है 5/4, तो समांतर तो ये नहीं है। तो समांतर वाला ऑप्शन तो कट कर दो कि ये दोनों लाइनें समांतर तो नहीं है। तो समांतर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करती है मतलब लघुत्तम दूरी 0 है, लघुत्तम दूरी 0 है। लघुत्तम दूरी 0 है, यानी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, बट्टे वाला जो है उसको उधर ले जाओ। अब यहां पे आप a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, जो कि आपका बन गया बॉक्स, क्योंकि दो क्रॉस गुण है और एक डॉट गुण है, ये सारणी का मान बन जाएगा। सारणी का मान निकाल लो। पहला बिंदु आपका कितना है? ये है 2 3 4, ये आपका a1 वेक्टर आ गया, ये आपका a2 आ गया, 1 2 3, ये a2 आ गया। a2 माइनस a1 निकाल लो,
आपका पहला रो बन जाएगा, पहली पंक्ति बन जाएगी। तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 3 माइनस 1, 3 4 माइनस 1। B1 वेक्टर वो है 3 4 5। B2 वेक्टर वो है लैम्डा 3 4 बराबर 0। सोलह माइनस 20, लैम्डा बराबर 7। कैलकुलेशन में गलती है, 4 5 गया माइनस का लैम्डा, 12 9 3 4 7, मेरे तो 7 आ रहे हैं। चलो दोबारा चेक कर लेता हूँ। A2 माइनस A1, तो ये +1 +1 +1, या मैंने उल्टा घटा, A1 में से A2 घटा दिया, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बराबर में 0 है। ठीक है, दूसरा हो गया 3 4 5 लैम्डा 3 4 माइनस 1, 16 माइनस 15, 16 माइनस 15, ये गलत कर दिया। सोलह माइनस 15, इस वजह से ये माइनस का 1 आएगा। तो 10, ये 2 आ जाएगा। माइनस लैम्डा प्लस 2 बराबर 0, लैम्डा बराबर 2। हाँ ठीक है, इस मामले में कई बार कहता भी हूँ मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरी गलतियां ज्यादातर ऑप्शन में नहीं पाई जाती। मैं अतरंगी गलतियां करता हूँ, कभी आपने कोई गौर कर लोगे कि मैं जो गलतियां करता हूँ ना वो कभी ऑप्शन में नहीं होती। तो इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ, है ना। दुर्भाग्यशाली वो है जिसकी गलतियां ऑप्शंस में पाई जाए। अगर मान लो आपने कोई ऐसी गलती की थी और आपका उत्तर 3 आ जाता, आपने कोई गलती की होती और उत्तर 3 आ जाता, तो इसका मतलब भगवान ने आपको दूसरा मौका दिया ही नहीं। तो ये मामला मेरे मामले में काफी सही रहता है कि जब मैं गलतियां करता हूं वो कभी भी ऑप्शन में आमतौर पे नहीं होती। लेकिन बेचारे उन लोगों के साथ मेरी संवेदना हमेशा है जिनकी गलतियां हमेशा ऑप्शन में पाई जाती है। हमेशा गलतियां भी करो तो अतरंगी करो, है ना, एकदम अतरंगी गलतियां करो, ऐसी गलतियां करो जो ऑप्शन में आ ही ना पाए। ये आपका बिंदु P दिया गया, इसके प्रतिबिंब ज्ञात करो। तो इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं और इसका मेन तरीका भी है हमारे पास, दोनों है इसके ना, दोनों चीजें हमारे पास, मेन तरीका भी है और बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। प्रतिबिंब भी तो निकालना है, तो प्रतिबिंब बहुत पूछा जाता है। प्रतिबिंब का जो सवाल है ना वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और अभी हमने पहले भी एक सवाल किया था ऐसा जो थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि प्रतिबिंब जब भी आप चेक करो ना तो दो शर्तों को चेक करिएगा। एक शर्त से प्रतिबिंब पे नतीजा मत निकालिएगा। एक तो ये होता है कि प्रतिबिंब जो होता है, जो भी आपका P है, P का जो भी प्रतिबिंब होगा P डैश, उसका मध्य बिंदु समतल पे स्थित होगा, उसका मध्य बिंदु समतल पे स्थित होगा। लेकिन ये शर्त अपने आप में पर्याप्त नहीं है, इतनी सी बात अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जो आपका बिंदु है वो आपके बिंदु और प्रतिबिंब का मध्य बिंदु होगा और वो समतल पे स्थित होगा, लेकिन ये शर्त अपने आप में पर्याप्त नहीं है। एक शर्त ये लगानी होगी, इसके साथ एक शर्त ये भी लगानी होगी कि P P डैश लंबवत होगा समतल के।
ये दोनों शर्तें जो पूरी करता है ना, अगर जुगाड़ ही कर रहे हो तो जो ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। तो कई बार खाली मध्य बिंदु से मत चेक कर लीजिएगा। कल हमने एक सवाल देखा भी था, लास्ट क्लास में देखा था कि जिसमें मध्य बिंदु समतल पे आ रहा था, क्योंकि मध्य बिंदु समतल पे कई तरीकों से आ सकता है। मध्य बिंदु समतलों पे बिना प्रतिबिंब के भी आ सकता है। अगर ये P डैश यहां होता, अगर ये यहां होता, मान लीजिए P डबल डैश नाम दे दो, तो इसका मध्य बिंदु भी समतल पे आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य बिंदु समतल पे आ गया तो वो प्रतिबिंब भी है। प्रतिबिंब दो शर्तें होती है, एक तो मध्य बिंदु समतल पे आएगा, प्लस वो समतल के लंबवत होगा। समतल के लंबवत होगा, तो समतल के लंबवत वाली शर्त भी क्रॉस चेक करनी जरूरी है। तो आ जाओ बाय ऑप्शन ट्राई करते हैं इसको। बाय ऑप्शन, पहले ए ऑप्शन से ट्राई करते हैं। पहले तो दोनों का मध्य बिंदु याद करते हैं और फिर समतल से संतुष्ट करवाते हैं। तो कुछ तो मध्य बिंदु के चक्कर में ही कट जाएंगे। 3 और 1 4, 4/2 2, 5 3 8, 8/2 4, 4 - 2 2 1, ये आ गया। समतल के समीकरण में ले चलो। समतल के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। x का मान 4 4 1 4 नहीं कर रहा, तो ये तो कट हो गया। बी ऑप्शन, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु -3 5 2 को यूज करें तो माइनस का 1, कॉमा 5 और 3 8 4 2 4 6 3, समतल को संतुष्ट करता है। -2 4 -6 3 3 6 समतल को करता है। लेकिन रुक जाओ, विश्वास नहीं कर सकते, अभी और ऑप्शनों को भी ट्राई कर लो। सी 3 5 4 4 का 2, 5 3 8 8 का 4 4 2 1 2 4 1 वापस आ गया। ये तो पहले ही कट हो चुका था। ठीक है, ये काम तो कम हो गया, ये तो पहले ही कट हो चुका। डी वाले आ जाते हैं। डी ऑप्शन, मध्य बिंदु हो जाएगा 1 - 1 0, 3 - 2 1 1/2, -3 4 1 1/2, समतल को संतुष्ट कर रहा है। x का मान 0, y का मान 1/2 नहीं कर रहा, गलत। तो आपका बी ऑप्शन ही एकमात्र ऑप्शन है जो संतुष्ट कर रहा है, तो दूसरे शर्त की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो ये बच गए, पहली शर्त से ही ये आउट हो गया। लेकिन याद रखिएगा, दो ऑप्शन टकरा भी जाते तो फिर दूसरी शर्त फाइनल करती कि कौन सा उत्तर है। मुझे इस वाले इसके लिए जो तरीका लगता है ना, तो आप इसके लिए मैन तरीका भी लगाएंगे ना तो कोई ज्यादा लंबा जाता नहीं है। इसका मैन तरीका भी कोई ज्यादा लंबा नहीं जाता। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लोगे ना मैन तरीके की, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा लो, तो मैन तरीका भी इतना लंबा है नहीं। सीधा रेखा का समीकरण निकाल लिया, दोनों का प्रतिच्छेद निकाल लिया और फिर चेक कर लिया कि कौन मध्य बिंदु है। ए पी, तो ए का इसका समीकरण आ जाएगा पी पी डैश का समीकरण, रेखा पी पी डैश का समीकरण, जो कि x - 1 y - 3 z - 4 बटा समतल का अभिलंब 2 - 1 बराबर लैम्डा लो, x बराबर 2 लैम्डा प्लस 1, y बराबर माइनस लैम्डा प्लस 3, z बराबर लैम्डा प्लस 4। अब ये बिंदु समतल पे भी होगा, समतल पे संतुष्ट करवा लो। समतल का समीकरण है 2x - y प्लस z प्लस 3, 2x - y प्लस z प्लस 3 बराबर 0। मान रखने पर 4 लैम्डा प्लस 2 माइनस माइनस प्लस लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 4 प्लस 3, 4 2 6 लैम्डा, 3 से 3 कट गया, 4 2 6 लैम्डा का मान -1 आ गया। लैम्डा का मान -1 वापस रखने पर ये आ गया -1 और 4 और 3, -1 4 3। ये मध्य बिंदु आ गया, ये आपका मध्य बिंदु आ गया। तो ये मध्य बिंदु कौन दे रहा है? ये वाला -1 4 3, ये मध्य बिंदु दे रहा है बी ऑप्शन।
तो बी सही होगा। थोड़ा सा ऑप्शन ले लो, थोड़ा सा मेन तरीका ले लो। अच्छा, मेन तरीके का फायदा पता है क्या है? ये है कि बाई चांस अगर मामला फंस जाता, सपोज करो दो ऑप्शन टकरा जाते, मुझे लगता है इसमें जो अपन तो जुगाड़ कर रहे हैं ना, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। प्लस ये तो अच्छी बात है ऑप्शन टकराए नहीं। अगर दो ऑप्शन टकरा जाते तो हमें लंबवत वाली शर्त और चेक करनी पड़ती, मतलब और डबल काम हो जाता। कई बार बुद्धिमत्ता वाला सवाल बनाता तो उसमें ऐसा होता कि वो आपको दो ऑप्शन, पहले तो दो ऑप्शन पे फंसाता, फिर दो ऑप्शन पे लंबवत की शर्त लगवाता, तो इसमें ज्यादा टाइम लग जाता बजाय इसके। ठीक है ना, इसमें कोई झंझट हो भी नहीं सकता, ये तो सीधा उत्तर पे पहुंचाएगा। ठीक है, चलो। ये अक्षों के प्रक्षेप है, तो लंबाई क्या होगी? रेखा की लंबाई बताइए अगर उसके प्रक्षेप यानी जो परछाइयां हैं, जो प्रोजेक्शंस है, वो 2, 3, 6 है। लास्ट वाले में संतुष्ट ही नहीं कर रहा था। ये प्रक्षेप है, परछाइयां, परछाइयां होती है x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 कितना हुआ? प्रक्षेप यानी x2 माइनस x1 जो कि 2 है, y2 माइनस y1, yx पे जो प्रक्षेप है वो 3 है, z2 माइनस z1 जो कि 6 है। तो लंबाई PQ बराबर होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 जो कि 2 है तो 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 36 हो गया। ये 7। ठीक है, घन के दो विकर्णों के बीच का कोण निकालिए। ये बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा। घन के विकर्णों के बीच का कोण कितना होगा? घन के दो विकर्णों के बीच का कोण, ये वैसे याद रखने लायक सवाल है कि घन के दो विकर्णों के बीच का कोण कितने का होता है। आज हम इसको व्युत्पन्न कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आप इसे याद रख लीजिएगा ना। आज तो उसको व्युत्पन्न कर लेंगे, उसके बाद फिर ये याद रख लेना। घन के विकर्णों के बीच का कोण होता है, नहीं, घन के विकर्णों के बीच का कोण होता है cos इनवर्स 1/√3। एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3। कैसे निकलता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज सीख लो कैसे आता है वो देखो। ये आपका घन है। घन वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूं ये ऊपर की तरफ है ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे हम 3 एक्सेस बना देते हैं। ये मूल बिंदु हो गया हमारा जिसका निर्देशांक 0, 0, 0 हो गया। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा z हो गया। अब हम बिंदुओं के निर्देशांक देते हैं। सारी दूरियां a के बराबर होगी क्योंकि सब लंबाइयां a है। तो पहले आ जाते हैं सारे बिंदुओं के निर्देशांक बनाने के लिए। टोटल 8 बिंदु है। ये a बिंदु, इसका नाम b, इसका नाम c, इसका नाम d, इसका नाम e, इसका नाम f, इसका नाम g। ये 8 बिंदु हो गए। अब 8 बिंदुओं के निर्देशांक बनाइए। 8 बिंदु के निर्देशांक ऐसे बनेंगे कि मूल बिंदु से उस बिंदु तक चलने के लिए कितना x तय हुआ, कितना y चले, कितना z चले। तो सारी लंबाइयां a के बराबर है क्योंकि घन है। घन में सब लंबाइयां बराबर होती है, तो सारी लंबाई a मान ली। तो a तक आने के लिए निर्देशांक हुआ a 0, 0 क्योंकि y की तरफ नहीं चले और z की तरफ नहीं चले, सिर्फ x की ओर चलना पड़ा। b पे जाने के लिए आपको x भी चलना पड़ेगा और y भी चलना पड़ेगा, इसलिए b का निर्देशांक हो गया a, a,
0। सी की तरफ जाएं तो हमें सिर्फ y पे चलना पड़ रहा है, सिर्फ y पे चलना पड़ रहा है, तो निर्देशांक हो गया 0 a 0। ऐसे ही जब हम d पे आते हैं तो d के लिए हमें y पे चलना पड़ता है और z पे चलना पड़ता है, ये z है ना, y और z पे चलना पड़ता है, तो निर्देशांक हो गया 0 a 0, 0 a a। g पे चलने के लिए हमें खाली z पे चलना पड़ेगा, तो निर्देशांक हो गया 0 0 a। f पे चलने के लिए हमें x पे चलना पड़ेगा और z पे चलना पड़ेगा, तो निर्देशांक हो गया a 0 a। ठीक है, और e पे चलने के लिए हमें x चलना पड़ेगा, y चलना पड़ेगा, z चलना पड़ेगा, तो e का निर्देशांक हो गया a, a, a। इस तरीके से 8 के 8 निर्देशांक तैयार हो गए। तो याद रखिएगा कि आपको x है ना, x की तरफ चलना पड़ा है तो x निर्देशांक हो गया, y की तरफ चलना पड़ रहा है y निर्देशांक हो गया। ये मैं इसको पिंक कर देता हूं, जो y की ओर है इसके ऊपर चलना पड़ा, मतलब y पे चलना पड़ा। ठीक है, और वाइट पे चलना पड़ा, मतलब x पे चलना पड़ा। अब देख लो कितना व्हाइट चलना पड़ा, कितना पिंक चलना पड़ा, कितना ग्रीन चलना पड़ा। किसी बिंदु को मूल बिंदु से उस बिंदु तक पहुंचने के लिए कितना आपको ग्रीन चलना पड़ा। ग्रीन लंबाइयां सबकी बराबर है, लेकिन चलना किसकी तरफ पड़ा उसके हिसाब से निर्देशांक बन जाएगा। अब आता था विकर्ण। विकर्ण कैसे बनता है? विकर्ण बनता है ओ ई, एक विकर्ण ओ ई बनेगा, इसके डायगोनल कौन? दो डायगोनल होंगे। एक तो आ गया आपका ओ ई, चार होंगे ना, एक हो गया ओ ई। ठीक है, सामने वाले कोने से, सामने वाले नीचे वाले कोने से सामने वाली में एकदम सबसे लंबा जो होता है वो विकर्ण होता है, तो सबसे लंबा ओ से ई। दूसरा आ गया ए से डी, एक विकर्ण हो गया ए से डी। एक हो जाएगा यहां से जी से लेकर बी तक, एक और हो जाएगा, ओ से बना लिया, ए से बना लिया, जी से बना लिया, एक एफ से बनेगा, एफ से सी। ये चार विकर्ण है। कोई भी दो विकर्ण के बीच का कोण निकाल लो, ये चार विकर्ण है, ओई, एडी, जीबी, एफ सी। कोई भी दो विकर्ण के बीच का कोण निकालो। कोण निकालने के लिए वेक्टर बनाने पड़ेंगे। ओई का वेक्टर बना लो। वेक्टर कैसे निकलता है? अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश। तो ये हो गया 0 0 0, ये हो गया ए ए, तो ये हो गया ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, ये आपका ओई वेक्टर हो गया। अब ए डी निकाल लो। ए डी कितना हो जाएगा? ए डी, ए कहाँ है, डी कहाँ है? डी तो ये रहा, ए कहाँ है, वो रहा, दोनों को घटा दो तो माइनस ए डी माइनस ए कर दो, माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। बीच का कोण कॉस थीटा, दो वेक्टर्स के बीच का कोण ओई डॉट एडी बटा ओई का परिमाण ओडी का परिमाण, दोनों की डॉट गुणा करने पर कॉस थीटा बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नीचे आ गया ए अंडर रूट 3 और ए अंडर रूट 3। इसका मतलब हमने गलत पे टिक लगाया। ए स्क्वायर कट गया, नीचे से भी कट गया, 1/3 आ गया। थीटा बराबर आया कॉस इनवर्स 1/3। तो इसका मतलब हमारा पहले गलत था, सही आंसर है ए। चलो बढ़िया है, व्युत्पत्ति कर ली तो ज्यादा ठीक रहा, वरना अभी ये एक और गलत याद रह जाता। कॉस इनवर्स 1/3 है ना, वो तो बढ़िया है, व्युत्पत्ति कर ली। व्युत्पत्ति करने का फायदा हो गया, वरना तो अभी हम लोग सी बैठे थे उत्तर मान के। और रटने में ये एक फर्क होता है, 3 और अंडर रूट 3 में अंतर थोड़े दिनों बाद साफ हो जाता है।
है ना। थोड़े दिनों बाद में क्या होता है, वो रट्टा हुआ तो रहता ही है, वो 3 और √3 वो एक जैसा हो जाता है। और शायद ये पेपर बनाने वाले ने भी यही सोचा होगा कि भाई इनमें तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, ये तो पहले से ही कैंसिल आउट थे। अब इसने उसका फायदा उठाया कि रट्टा मार का फायदा उठाया कि कोई रट्टा रखा हुआ है तो 3 और √3 में उसके लिए कितना फर्क होगा। वो ये ऐसा लग रहा है ना जैसे पेपर, अभी भी जो नए पेपर बन रहे हैं ना, वो लोग रट्टा के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं लोग। हम ऑप्शन इतने करीब ले जाएंगे कि तुम लोग रट्टा नहीं मार सकते। तो मैंने एक वो रील भी आई थी, किसकी आई थी कि जीके का एक क्वेश्चन था कि हमें ऐसे याद करवाया जाता है कि 17 याद कर लो, 17 याद कर लो, लेकिन ऑप्शन वाले हमसे बढ़ के आगे, उन्होंने ऑप्शन दिए 17.1, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4। तो बोला कि हमें जो जीके वाले जो याद करवाते थे, वो याद कराते थे कि तुम 17 याद कर लो, 17 याद कर लो, 17 याद कर लो। तो हमने 17 याद कर लिया, ऑप्शन वाले ने 17 ही दे दिया, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4। आ जाओ। तो जो रटाने वाले जहां तक पहुंचते हैं, पेपर वाले उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीसी की एक्स एक्स से दूरी कितनी है? जब आप एक्स एक्स से दूरी निकालते हैं तो एक्स वाले निर्देशांक को छोड़ देते हैं। यही था हमारा फॉर्मूला, यही था कि जब आप एक्स एक्स से दूरी निकालते हैं तो एक्स वाले निर्देशांक को छोड़ना होता है, सिर्फ वाई वाला निर्देशांक और जेड वाला निर्देशांक ही लेते हैं। और वाई एक्स से दूरी निकालते हैं तो वाई का निर्देशांक छोड़ देते हैं, और जब जेड एक्स से दूरी निकालते हैं तो जेड का निर्देशांक छोड़ देते हैं। तो जिससे भी दूरी निकालते हैं उस निर्देशांक को हमें ड्रॉप करना होता है। तो अगर किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी निकाल रहे हो, मतलब एक्स निर्देशांक को ड्रॉप कर दो, तो एक्स एक्स से दूरी हो जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स इज इक्वल टू √b² + c²। अल्फा बीटा का एक्स वाई तल पे परावर्तन, ये परावर्तन का क्या अर्थ हुआ? अपवर्तन तो होता है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन ये परावर्तन का मतलब एक तो होता है फिजिक्स वाला परावर्तन कि जहीं प्रकाश टकराया फिर वापस लौट गया, एक है ना, एक अपवर्तन होता है, एक परावर्तन होता है। और हम परावर्तन को फिजिक्स वाला सेंस निकालें तो उसके हिसाब से तो ये हुआ कि जो पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, उस पॉइंट से कोई प्रकाश आ रहा है जो कि समतल से टकराएगा और फिर वापस लौट जाएगा उसी कोण के ऊपर। तो ये अगर पॉइंट P है तो ये पॉइंट P' है, दोनों सेम कोण पर वापस लौटेंगे। जो अभिलंब है समतल का, उस अभिलंब से दोनों के कोण बराबर होंगे। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। और ये है हमारा एक्स वाई तल। एक्स वाई तल का जो अभिलंब होता है वो जेड एक्स होता है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन कि क्या कहना चाहता है, ये परावर्तन कह रहा है या कुछ और कह रहा है, तो उसको देख के ही मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। तो मुझे देखना पड़ेगा ये क्या है, परावर्तन का अर्थ एक्चुअली में परावर्तन है या प्रतिबिंब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। क्योंकि परावर्तन का अर्थ तो यही होता है कि प्रकाश उस बिंदु से प्रकाश आएगा, समतल पे टकराएगा और वापस लौट जाएगा। तो लौटते टाइम जो निर्देशांक होंगे वो पूछ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर कुछ और होगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लेके ही फिर इस पे बात करेंगे, फिलहाल इसको रहने देते हैं। आ जाओ आगे लेते हैं, किसी बिंदु की एक्स वाई समतल से दूरी बताइए। ये भी फॉर्मूला बनाया था हमने, 3 फॉर्मूले बनाए थे। एक बताया था मूल बिंदु से दूरी, एक बनाया था अक्षों से दूरी, एक बनाया था एक्स वाई समतल से दूरी। एक्स वाई समतल से दूरी कितनी होती है? किसी बिंदु की एक्स वाई समतल से दूरी कितनी होती है? किसी बिंदु की एक्स वाई समतल से दूरी, जो उसका जेड का निर्देशांक होता है वो एक्स वाई समतल से दूरी होती है। वाई जेड समतल से दूरी जो उसका एक्स निर्देशांक होता है, और एक्स जेड समतल से दूरी जो उसका वाई निर्देशांक होता है। ये इनकी दूरियां होती है। किसी बिंदु की एक्स वाई समतल से दूरी
जेड के बराबर होता है, जो जेड निर्देशांक होता है वो होता है। तो ये 3 फॉर्मूले ये थे और 3 फॉर्मूले ये थे अक्षों से दूरियां। एक्स एक्स से दूरी में एक्स नहीं आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्स से दूरी में वाई नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जेड एक्स से दूरी में जेड नहीं आएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले अक्षों से दूरियों के हैं, ये तलों से दूरी है, ये अक्षों से दूरी है, किसी बिंदु की अक्षों से दूरियां, ये है समतलों से दूरियां। तो यहां पे हमें एक्स वाई तल से पूछे, तो एक्स वाई तल से दूरी यानी जेड का निर्देशांक, एक्स वाई तल से दूरी यानी जेड निर्देशांक, जेड निर्देशांक 8 है, ये आपका 8 है। कहां से खोद खोद के सवाल पूछ लेते हैं ना, यहां भी खोद दिया, वहां खोद दिया, कहीं से भी खोद के सवाल डाल देते हैं, जहां जगह मिली वहीं से निकाल देते हैं। यहां से एक सवाल निकाल दिया, एक एक्स वाई से दूरी, एक्स वाई समतल से दूरी, बिंदु 2 3 की समतल से दूरी। P बराबर समतल से लंब डाल दो, 3 गुणा 2 6 गुणा 3 2 गुणा 4 बट्टा x के गुणांक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, छः माइनस 8 प्लस 8 प्लस 11 बट्टा 7। ये हो गया आपका माइनस का 10, 1 7 7 बट्टा 7 1, दूरी 1। नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे।